गुड मॉर्निंग, नमस्कार, स्वागत आपका स्टडी IQ यूट्यूब चैनल पर। मैं वासु। हमारी चल रही थी RBI ग्रेड बी के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज। इस सीरीज का आज हम डिस्कस करेंगे पार्ट नंबर 3। आप अगर किसी भी बैंकिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये सेशंस काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। सेशन स्टार्ट करने से पहले ज़रूरी बात, ये आपको दिख रहा है टेलीग्राम पर जाएं, सर्च करें वासु स्टडी IQ। ये अपना टेलीग्राम का चैनल है जहां पर आपको क्लासेस के लिंक और PDF मिलते हैं, प्लस एग्ज़ाम रिलेटेड जो अदर इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन है वो भी आपको यहां पर प्रोवाइड करवाई जाती है। नीचे वाला जो पार्ट है अपना वो है वासु स्टडी IQ डाउट ग्रुप, जहां पर आप अपने एग्ज़ाम रिलेटेड डाउट्स पूछ सकते हैं। तो चलिए फिर आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। सेशन का सबसे पहला सवाल प्रोबेबिलिटी का। लैंग्वेज को रीड करना जरा, क्या कहा इसने। तो देखो, इसने कहा कि एक बास्केटबॉल खेल टीम ब्लू और रेड के बीच खेला जाता है। प्रत्येक टीम में 9 खिलाड़ी हैं, मतलब एक टीम ब्लू है, एक टीम रेड है, हर एक टीम के अंदर 9 प्लेयर हैं और 5 खेल खेलेंगे। पर्टिकुलर टाइम के ऊपर 5 लोग गेम को खेलेंगे। राम टीम ब्लू में है और श्याम टीम रेड में है। क्या संभावना है कि कम से कम राम या श्याम में से कोई एक 5 खेलने वालों में है। सवाल आसान है, ध्यान से समझना जरा। प्रोबेबिलिटी का सिंपल सा मतलब आपका होता है कि फेवरेबल केसेज अपॉन में टोटल केसेज। क्लियर है भाई। अपने पास क्या है, अपने पास एक टीम हो गई रेड में नंबर ऑफ प्लेयर्स कितने हैं, 9। ऐसे ही अपने पास एक टीम हो गई ब्लू में भी नंबर ऑफ प्लेयर्स कितने हैं, 9। एट ए टाइम कितने लोगों को खेलना है, एट ए टाइम की बात करें तो हर टीम में से 5 लोगों को खेलना है। राम किस टीम में है भाई, राम जो है आपका वो ब्लू टीम के अंदर है। राम आपके पास ब्लू टीम का हिस्सा है। और अगर हम लोग श्याम की बात करें तो श्याम आपका रेड टीम का पार्ट है। ठीक है भाई। अब इसने क्या कहा कि कम से कम इनमें से जो 5 लोग एट ए टाइम खेल रहे हैं, मतलब 5 इस टीम से खेलेंगे, 5 इस टीम से खेलेंगे, एक पर्टिकुलर टीम से या तो राम खेल रहा हो या श्याम खेल रहा हो, कम से कम एक प्लेयर मौजूद हो। तो क्या क्या संभावनाएं हो सकती है। एक ऐसा सिनेरियो हो सकता है जिसमें एक टीम में से, जैसे ब्लू टीम में से राम खेल रहा है लेकिन ये नहीं खेल रहा दूसरी टीम में। एक ऐसा सिनेरियो हो सकता है कि श्याम जो है वो रेड टीम से खेल रहा है लेकिन ब्लू टीम से राम नहीं खेल रहा। कम से कम एक तो रखना ही अपने को। एक सिनेरियो ये भी हो सकता है कि ये दोनों के दोनों ही खेल रहे हैं। क्लियर है। तो अगर मैं इसको डिस्ट्रीब्यूट करूं प्रोबेबिलिटी के हिसाब से, आपको मैंने पिछले सेशंस में भी यही सिखाया था कि जैसे ही कंडीशन दे दी जाती है तो आपकी कंडीशन के ठीक ठीक 2 पार्ट्स बन जाते हैं। कंप्लीट की प्रोबेबिलिटी की बात करें तो कंप्लीट की प्रोबेबिलिटी 1 होगी। क्या है जरा देखना। ऐसा हो सकता था कि श्याम और राम की अगर हम लोग बात करें, एक सिनेरियो ये हो सकता था कि श्याम खेलता है लेकिन राम नहीं खेलता। एक सिनेरियो ये हो सकता था कि श्याम नहीं खेल रहा है लेकिन राम खेल रहा है। एक सिनेरियो ये हो सकता था कि ये दोनों के दोनों ही खेल रहे हैं। तो ऐसा करने से हमारी क्वेश्चन की कंडीशन जस्टिफाई हो जाती। एक्चुअल में ये कितने केसेस बनेंगे, इनके बेसिस पर हमें अपना रिजल्ट बताना है। एक संभावना और भी हो सकती है, क्या कि श्याम और राम खेल रहे हैं, इनमें से दोनों ही नहीं है प्रेजेंट। तो आप कह सकते हो ना कि देखो श्याम और राम को खिलाना है तो कुल मिलाकर के 4 केस बनेंगे। क्या क्या, या तो दोनों ही ना खेलें, या श्याम खेले, या राम खेले, या दोनों ही खेलें। हमें ये वाले चाहिए क्योंकि इसने कहा कि कम से कम एक प्लेयर तो मौजूद हो। तो कोई एक उठा लो या फिर दोनों के दोनों को उठा लो। अगर ऐसे हम लोग डील करेंगे तो हमारे सामने चैलेंज क्या आएगा, क्वेश्चन टाइम लेगा। तो बेटर क्या रहेगा, आप 1 में से इस केस को लेस कर दो। तो इस क्वेश्चन को अगर आप एग्जाम में डील करते तो कैसे करते भाई, एग्जाम में आप डील करते 1 माइनस टोटल प्लेयर आपके पास कितने हैं भाई, टोटल प्लेयर हैं आपके पास 9 और 9 18। 5 इसमें से सेलेक्ट करने हैं तो 9C5 और 5 इसमें से सेलेक्ट करने हैं 9C5। सेलेक्ट कर लिए, लेकिन आपको ना तो श्याम को सेलेक्ट करना है ना ही राम को सेलेक्ट करना है। बचे हुए 8 प्लेयर हैं
उनमें से ही 5 सेलेक्ट कर लो, यहाँ भी बचे हुए 8 प्लेयर हैं, उनमें से ही 5 सेलेक्ट कर लो, 1 में से लेस कर दोगे तो आपका रिजल्ट निकल के आ जाएगा। तो ये पैटर्न आपके माइंड में अच्छे तरीके से सेट हो गया कि इस सवाल को लेकर किस डायरेक्शन में चलना था। सोल्व करें अगर हम लोग इसी बात को तो आप पाएंगे, देखना 1 माइनस, ये जो बात आपको सिखाई थी, जो आपका पैटर्न होता है NCR आप कह सकते हैं, ये NCN-R भी हो सकता है। अगर 8C5 है तो 8 माइनस 5 करोगे तो ये 8C3 भी बन जाता है। ये आपको पता होना चाहिए, बेसिक सा पार्ट है भाई। देखो छोटी छोटी चीज़ों पर काम करोगे तो कैलकुलेशन उतनी फास्ट होगी। समझाने के लिए काफ़ी कुछ लिखना पड़ता है, लेकिन एग्जाम अप्रोच बड़ी सटीक होती है। अगर मैं 8C5 को 8C3 लिखूं तो आप पाएंगे यहाँ पर 8 × 7 × 6 और नीचे फैक्टोरियल 3 मतलब 6। यहाँ पर भी 8 7 6 और नीचे फैक्टोरियल 3 की वैल्यू 6। 9C5 को आप 9C4 भी लिख सकते हैं, तो 9 8 7 9 8 7 और 6 अपोन में फैक्टोरियल 4, तो 4 3 2 1। ठीक है, अगेन आप लिखेंगे 9 8 7 6 अपोन में 4 3 2 और 1। अनवांटेड काम नहीं करना है, लिखना पड़ रहा है। रीज़न क्या, बहुत सारे बच्चों के ऊपर से चला जाएगा। सीधे भी किया जा सकता था कि ये पार्ट इसमें कॉमन आकर के इसके साथ कट जाएगा। एक बार डिटेल में देख लो भाई। देखो 6 से 6 तो कट गया, 8 7 8 7 8 7 8 7 आपका कट गया, 6 से 6 यहाँ भी कैंसिल आउट हो गया। क्या बचा भाई, 1 माइनस 4 गुणा 4 16 ऊपर चला गया अपोन में 81 इक्वल्स टू में 81 में से आप इसको लेस करेंगे तो रिजल्ट क्या आ जाएगा, 65 डिवाइड बाई 81 लिखा जा सकता है। ये जितना भी काम कर रहे हैं हम लोग की प्रोबेबिलिटी क्या है आपको पता है। NCR की वैल्यू NCN-R भी हो सकती है। उसके बाद आपको जो बात सेलेक्ट करनी थी वो आपने लिख दी, और सवाल आपका कुछ यहाँ से स्टार्ट होना चाहिए था। अगर आप चीज़ों के अंदर कंफर्ट है तो सीधे सीधे भी डील कर सकते हैं। कैसे भाई, एक बार के लिए थोड़ा सा प्रयास करना कि एग्जाम में क्या कर सकते थे। 1 माइनस दूसरी डायरेक्शन से सवाल सोल्व कर रहे हैं। यहाँ पर 8C3 है, सॉरी यहाँ पर 8C5 है, 8C5 है, उसे 8C3 भी लिख दोगे तो 8 गुणा 7 गुणा 6 3 2 आएगा, कट जाएगा, तो यहाँ कितना आया 8 × 7 8 × 7 आ गया। यहाँ लिखोगे 9C5, आप उसे 9C4 भी लिख सकते हो, तो क्या लिखोगे 9 गुणा 8 गुणा 7 गुणा 6 और अपोन में क्या आ जाएगा भाई 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1। 6 से 6 तो चला ही गया, तो क्या बचा 9 8 7 से 8 7 कैंसिल आउट हो गया अपोन में 4। अगेन वही पैटर्न, ये कैंसिल आउट अपोन में 4। 16 ऊपर चला गया, 81 में से 16 आपने लेस कर दिया, 65 डिवाइड बाई 81, ये आपका रिजल्ट हो गया। कब संभव है भाई, संभव तभी है अगर आपने हर एक छोटे छोटे पार्ट पर अपनी कैलकुलेशन में काम कर रखा है। मैक्सिमम क्या आते हैं NC1 NC2 NC3 NC4 NC5, फिर उसका समाधान वैसे ही डायरेक्शन चेंज करके किया जा सकता है। ठीक है, सवालों का स्तर थोड़ा ठीक रहता है। अगर आपने ढंग से नहीं पढ़ रखा है तो चैलेंजेस आने स्टार्ट हो जाते हैं। अगला सवाल देखना भाई, अगला सवाल देखना क्या कहा। 3 एक समान डाइस या फिर पासे हैं, एक साथ फेंके जाते हैं। क्या संभावना है कि तीनों पासों पर प्राप्त परिणामों का गुणनफल सम संख्या होगा। तो इसका मतलब यहां पर अगर हम लोग थोड़ा सा दिमाग लगाएं तो आप एक बात बताओ, 3 पासे आप फेंकोगे, एक पर 1 से लेकर 6 तक नंबर निकल के आते हैं, 1 से लेकर 6 तक नंबर निकल के आते हैं। इवन नंबर कब आता है मल्टीप्लाई का, इवन नंबर कब आता है मल्टीप्लाई का, तो आप कहेंगे कि सर इवन नंबर, तो इवन को अगर आप इवन से कर दें तो भी रिजल्ट इवन आता है, इवन को अगर आप ओड नंबर से मल्टीप्लाई कर दें तो भी रिजल्ट इवन निकल के आता है। तो अगर हम सिर्फ जैसा एग्जामिनर ने आपको कहा है उसी बेस पर चलना स्टार्ट कर देंगे तो चैलेंजेस बढ़ेंगे। कैसे बढ़ेंगे, आप दिमाग लगाओगे कि पहले वाले पर इवन आया है, इस पर इवन आया है, इस पर ओड आया है, रिजल्ट क्या आएगा, तीनों के मल्टीप्लाई का इवन। फिर आप सोचोगे इस पर इवन है, इस पर इवन है, इस पर ओड है, ऐसा भी हो सकता था, इस पर इवन, इस पर इवन, इस पर ओड हो सकता था, तीनों पर इवन हो सकता था, किसी एक पर इवन होता, 2 पर ओड होता तो भी रिजल्ट आता। तो ये तो मामला उलझ गया, तो क्या करें। तो सिंपल सा कंक्लूजन ये हो सकता था आपके सामने कि आप इसका जो दूसरा पार्ट है
उसके ऊपर काम कर दो कि हम इवन पर नहीं करना चाहते। हम ये देखना चाहते हैं कि भाई ओड वाले केसेस कितने हैं, ओड नंबर कब क्रिएट होगा। तो सिंपल सी बात है कि पहले भी नंबर मतलब ओड को जब आप ओड नंबर से मल्टीप्लाई करते हो तभी रिजल्ट ओड आता है। तीनों के ऊपर अलग अलग केसेस क्रिएट होंगे। अगर तीनों के ऊपर ही आप ओड उठाना स्टार्ट कर दोगे, तीनों का मल्टीप्लाई करोगे तो हमेशा ही रिजल्ट क्या निकल के आएगा, ओड। ओड कितने केसेस में आ सकता है तो देखना, प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं। 3 डाइस उछाले 6 × 6 × 6, तो कुल मिलाकर के ये टोटल केसेस आ गए आपके। आगे फेवरेबल केसेस, पहले वाले पर भी ओड लाना है, दूसरे पर भी ओड लाना है, तीसरे पर भी ओड नंबर लाना है। तो ओड नंबर कितने होते हैं भाई, कुल मिलाकर के आपके पास 1 2 3 4 5 और 6। ओड नंबर की बात करें तो 3, इस पर भी कितने 3, इस पर भी कितने 3, कैंसिल आउट करोगे तो क्या आ जाएगा 1/8। तो ओड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी 1/8। रिवर्स डायरेक्शन में कर रहे थे, लेस कर दो तो 7/8 केसेस के अंदर आपका जो रिजल्ट निकल के आएगा वो क्या होगा, इवन। ठीक है, एग्जाम की बात कर लेते हैं। सब कुछ समझ आ गया। कुछ स्पेसिफिक ही पार्ट है, आपको असल में देखा जाए तो इन्हीं पर काम करना होता है। जिस बच्चे की इन पार्ट्स पर ठीक कमांड हो जाती है उसके लिए कोई तनाव होता भी नहीं है। बात को ध्यान से समझना। इसने कहा कि तीनों के मल्टीप्लाई का रिजल्ट इवन आए। इसको फाइंड करना चैलेंजिंग है क्योंकि नंबर ऑफ केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो क्या करें, तीनों के ऊपर ओड आ जाए मल्टीप्लाई, क्योंकि आपको पता है जो कंडीशन है वो 2 पार्ट में ब्रेक होगी कि मल्टीप्लाई करेंगे तीनों नंबर्स का, या तो उनका मल्टीप्लाई इवन आएगा या ओड आएगा। इवन वाला हमसे पूछ रहा है तो हम देख रहे हैं कि यार इवन के तो केसेस काउंट करने में ही नहीं आ रहे, तो बेटर क्या रहेगा, ओड बना लो। ओड को बनाना ईजी है, कैसे, पहले डाइस पर भी ओड नंबर लेने हैं, दूसरे पर भी ओड लेने हैं, तीसरे पर भी ओड लेने हैं। एक डाइस के ऊपर कितने ओड नंबर हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं। तो इसका मतलब एक डाइस की पर्टिकुलर बात करें तो उसमें 3 ओड होते हैं, कुल 6 होते हैं। ओड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी, 1/2 हो गई। दूसरे डाइस पर भी ओड आने की प्रोबेबिलिटी 1/2, इस पर भी 1/2, 1 में से इसको लेस कर दिया तो फाइनली रिजल्ट क्या आ गया, 7/8। असल में ये आपकी एग्जाम अप्रोच होती है। अगर आपने एक बार भी ऐसे सवाल कर रखे हैं तो आप ऐसे क्वेश्चंस के साथ माइंड में डील कर सकते हैं। चलिए भाई अगले क्वेश्चन की बात करें तो देखना, देखो इसने क्या कहा कि ताश की एक अच्छी तरह से फेंटी गई गड्डी, मतलब आपके पास कार्ड्स का एक पैक है, उसे अच्छी तरीके से आपने फेंट लिया, 2 पत्ते एक साथ खींचे हैं, दोनों के दरबारी पत्ता होने की संभावना। देखना जरा यहां पर थोड़ा सा डिफरेंस होता है। एक आपके होते हैं फेस कार्ड्स, फेस कार्ड्स जिन पर फोटो लगी होती है, खेला होगा कार्ड कभी ना कभी, देखे तो होंगे। जैक, क्वीन एंड किंग, गुलाम, बेगम और बादशाह, ये फेस कार्ड होते हैं। ओनर कार्ड की बात करें हम लोग तो ओनर कार्ड आपके निकल के आते हैं 4। ये तो तीनों के तीनों होते ही हैं। इसके अलावा इनके अंदर इक्का जो होता है उसको भी ओनर कार्ड में कंसीडर किया जाता है। क्लियर है, इसका मतलब एक टाइप के जो कार्ड होते हैं 13, उनके अंदर 4 ओनर कार्ड, तो कुल मिलाकर के आपके पास ओनर कार्ड कितने हो गए, 4 × 4 16। ठीक है, 16 हो गए। टोटल 52 पत्ते हैं, 52 में से 2 पत्ते खींचने के टोटल तरीके 52C2। प्रोबेबिलिटी का सिंपल सा कॉन्सेप्ट, फेवरेबल केसेज अपॉन में टोटल केसेज आप लिखते हैं, 52 पत्तों में से 2 पत्ते निकालने के तरीके 52C2। होने क्या चाहिए, ओनर कार्ड। ओनर कार्ड है कितने, 16। 16 में से क्या कर लो, 2 को सिलेक्ट कर दो, इसको 2 तक चला लो, 16 × 15 अपॉन में 2, इसको 52 × 51 अपॉन में 2, 2 से 2 कैंसिल आउट। अब इसे कर देंगे सोल्व। तो यहाँ से कितना आ गया भाई, 3 से काटोगे तो ये 5 बार और ये 17 बार, 4 से काटोगे 4 बार और ये 13 बार, सोल्व करोगे 20 और ये 17 था, 17 3 आपका 51, 17 और 5 आपका 22। रिजल्ट क्या निकल के आ जाएगा भाई, 20 अपॉन में 221। क्या इतना कुछ करना था, नहीं, इतना कुछ करने की नीड थी ही नहीं। सारी की सारी चीज़ें आपको अच्छे तरीके से आती हैं कि ओनर कार्ड किसे कहते हैं, कितने टाइप के पत्ते होते हैं और कैसे कैसे इनको डील करना है। ये सारी की सारी चीज़ें अगर आपको पता है तो एग्जाम में सीधे सीधे क्या करते, ओनर कार्ड चाहिए, 2 पत्ते निकालें, 52 हैं, 2 निकालने हैं तो 52 × 51 अपॉन में 2 आएगा, सिखा रखा आपको।
ओनर कार्ड 16 है, 16 इंटू में 15 अपॉन में 2 कैंसिल आउट हो गया। इसी पार्ट को सोल्व करना था, 5 आ गया, 17 आ गया, 4 आ गया, 13 आ गया, तो 20 बटा में 17 3 51 और ये 22। असल में देखा जाए तो ऐसे क्वेश्चंस को एग्जाम में डील करने का जो सबसे सटीक तरीका है वो ये वाला होता है। अनवांटेड काम करने की नीड ही नहीं होती। अगर आप एग्जाम हॉल में भी ये दिमाग लगा रहे हो कि 52C2 को कैसे लिखूंगा, तो फिर इसका मतलब आपने एक्सट्रीम लेवल का टाइम किल कर दिया। मैं ये चाह रहा हूं कि आप ये जो रटा रटाया ढर्रा होता है इसे प्रीफर ना करें कि फैक्टोरियल n लिखोगे, फैक्टोरियल n-r लिखोगे, फैक्टोरियल r लिखोगे। इस हिसाब से अगर आप 52C2 को डील करने लग गए तो एक बात बताओ कितना एक्सट्रीम टाइम किल होगा। 52 - 2 फिर फैक्टोरियल 2 करना ही नहीं है, सब कुछ दिखा दिया आपको। ये 2 बार चलेगा, इसका मतलब यहाँ पर 50 तक का पार्ट तो कट ही जाएगा। सीधे सीधे क्यों नहीं लिखते 52 इंटू 51 डिवाइड बाई 2, और ऊपर नीचे C2 आ रहा है तो 2 से 2 कैंसिल आउट वैसे भी होना है, तो उसे लिखो ही मत। तो ये अप्रोच अगर आप फॉलो करते हैं तो मेरे ख्याल से आपका सवाल विद इन सेकेंड्स में हो जाता है। और ये जो चैप्टर है प्रोबेबिलिटी वगैरह, ये इजी भी है, ये हार्ड भी है। हार्ड इतना कि अगर रट लिया इसको तो गारंटी नहीं है कि आप सवालों को प्रॉपर मैनर में डील कर लेंगे। इजी इतना है कि एक बार अंडरस्टैंडिंग में आ गया तो फिर सवाल बड़ी ही आसानी से डील होने स्टार्ट हो जाते हैं। चलिए भाई अगले सवाल की बात करें। सिंप्लीफिकेशन पर बेस्ड आपके सामने एक सवाल है, ध्यान से देखना जरा क्या कहा। 0.005 इंटू में 10⁵ इंटू में 33 माइनस क्वेश्चन मार्क इक्वल्स टू में 60 का स्क्वायर कैसे डील करें। देखो इसे लिखोगे 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10, 5 टाइम्स लिखा, 3 टाइम्स यहाँ पर लगा दिया तो 3 पॉइंट हट गए, तो यहाँ सिर्फ क्या बचा अपने पास 5, ये सब हट गया। यहाँ पर क्या बचा है भाई 10 गुणा 10, टोटल पावर 5 थी, 100 बच गया। अब आपके ऊपर है कि आप इसको कैसे डील करना चाहते हैं। जैसे 33 गुणा में 5 करोगे 15 और 16 165, 2 लग गए 0, वो इधर आ जाएगा तो आपके पास बचा 3600 बराबर क्वेश्चन मार्क। 16,000 में से 3,000 चला गया, 13 बचा। 500 में से 500 चला गया, कुछ नहीं बचा। 13,000 में से लेस करोगे 100 तो आपका रिजल्ट आ जाएगा 12,900। तो असल में देखा जाए इतना सा आपको काम करना था। नीचे वाली लाइन इतनी आसान है कि आप माइंड में कैलकुलेशन कर सकते हैं। बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं तो ये मस्ट हो जाता है कि डेटा को आपको ब्रेक करना आना चाहिए। हमेशा ऐसा नहीं 0 0 है ये 6 माना यहाँ पर 9 बचेगा, नहीं, सिंपल है। 16,500 में से 300 गया 13,000, 500 में से 500 और हटा दोगे कुछ नहीं बचा, 100 भी कम करना था तो 12,900। तो ऐसा करते हैं तो नीचे वाली लाइन आपको लिखनी नहीं पड़ती है और आपका रिजल्ट सीधे सीधे निकल आता है। चलिए भाई अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो इसने क्या कहा 15 इंटू में, आपको कहा इसने 15 इंटू 15 इंटू 15, फिर अगली बात आपको कही 45 का स्क्वायर इक्वल्स टू में 2 टू दी पावर 2 इंटू में क्वेश्चन मार्क। डील कैसे करना है थोड़ा सा दिमाग लगाना। 45 को लिखोगे 15 गुणा 3, 15 गुणा 3 लिखा जा सकता है। 2 बार 15 है, 2 बार 15 है, 15 का स्क्वायर कॉमन ले लिया 225 आ गया। यहाँ पर 15 बचा हुआ है, यहाँ पर 3 गुणा 3 9 बचा हुआ है, तो ये 15 और 9 24 हो गया। इधर क्वेश्चन मार्क, इधर क्या है 4, 4 से इसको काट दो 6 बार, 6 5 30, 25 6 150, कैरी 1 12 और 13, तो ये आपका यहाँ से बड़ा ही आसानी से रिजल्ट निकल के आ गया 1350। 600 को 2 से किया 1200 आ गया, 25 6 150, ठीक है। मेरे हिसाब से कोई गड़बड़ नहीं की हमने, 15 आ गया, 15 गुणा 3 15 गुणा 3, ठीक है, ये आपका करेक्ट। तो ऑप्शन यहाँ पर ई आपका करेक्ट हो जाएगा, नन ऑफ दीज। चलिए भाई एक सीरीज का सवाल आपके सामने देखना जरा। सीरीज में इसने क्या कहा, कुछ नंबर्स आपको गिवन है। 386 पहला नंबर, 379 दूसरा नंबर, 358 आपका तीसरा नंबर, 323 आपका ये नंबर, फिर क्वेश्चन मार्क है, फिर आपका 211 है। ये आपको गिवन है। सीधे देखते ही तो हो सकता है कोई आइडिया ना लगे,
सीरीज सोल्व करने में आपको गिने चुने 15-20 पैटर्न है, मतलब जिसकी ठीक कमांड है उसे तो 10 ही पैटर्न महसूस होते हैं, किसी को 15 लगते हैं, किसी को ये लगता है 20 एक पैटर्न होंगे, उससे ज़्यादा पैटर्न आप बना भी नहीं सकते, है भी नहीं। कॉमन से तरीके होते हैं कि नंबर अगर आसान है तो सीधे सीधे डील करने का प्रयास करते हैं, अगर नंबर आसान नहीं है तो क्या करेंगे, तो डिफरेंस लेंगे। डिफरेंस तो वो है ही कि सब चीज़ों का मूल है, उसे तो लेना ही पड़ेगा। डेटा आसान होता है तो स्क्वायर भी, क्यूब भी, पावर 4 भी, कई बार टिपिकल ऐसे सवाल होते हैं प्राइम नंबर का यूज भी हो जाता है, कभी इवन नंबर, ओड नंबर, स्क्वायर, फिर उसमें से कमी, स्क्वायर फिर एडिशन, इस टाइप के गिने चुने आपके पैटर्न बनते हैं। कुछ भी नहीं समझ में आ रहा तो सबसे पहले लो इन सबका डिफरेंस। आपने लिया डिफरेंस, तो यहां से यहां गए तो कितने की कमी हो रही है भाई, 7 की कमी हो रही है। यहां से यहां जाओगे तो 8, एक ये बच गया आपका, और यहां पर 2 बच गया, 21 की कमी हो रही है। यहां से यहां पर अगर आप जाओगे तो यहां से देखोगे 35 की कमी हो रही है। कुछ सीन अटैच हो रहा है कि समझ आ रहा है कि ऐसा सा सीन है। अगर हम 721 और 35 को देखें तो आप पाएंगे कि ये 7 × 1 है, ये आपका 7 × 3 है, ये आपका 7 × 5 है। तो इसका मतलब 7 को ओड नंबर से वो कंटिन्यूअस मल्टीप्लाई कर रहा है। तो यहाँ पर अपना जो क्रिएट होगा वो 7 × में 7 होगा, माइनस का 49 आपको करना है। 323 में से जब आप लेस करोगे, 323 में से 49 जब आप लेस करोगे तो यहाँ पर बचेगा 4 लेस करोगे तो ये 5 और ये कितना 7, 12 और 2, रिजल्ट अपना क्या जाएगा 274। ये वाली लाइन अनवांटेड थी, इसको लिखने की भी नीड नहीं थी। स्क्रीन पर ये बात आपको दे रखी है तो इसका मतलब आपको ये भी नहीं लिखना होता है। क्लियर है? तो असल में देखा जाए तो एग्जाम में डील करने लायक जो बात होती है वो सिर्फ इतनी होती है, जैसे सिर्फ और सिर्फ ये तो समझाने के लिए था सारा का सारा मामला। सिर्फ अगर हम लोग स्क्रीन पर देखते तो क्या पाते कि भाई यहाँ पर पहले तो -7 कम हुआ, फिर अगला देखा तो -21, फिर अगला देखा तो -35, तो तय हो गया 7 × 1, 7 × 3, 7 × 5, तो माइनस का 49 लेस होगा। 49 323 में से अगर आप लेस करोगे तो लास्ट में 4 बचेगा, फिर 7 बचेगा तो 274। तो यहाँ से स्क्रीन पर डील करके आपने इसको डील कर दिया। ठीक है, ये छोटे छोटे सुधार होते हैं, इनको करना होता है। एग्जाम हॉल में बैठकर चित्रकारी नहीं करनी होती कि पहले जो सवाल है उसको उतार करके लिखेंगे। अब टीचर का काम तो ये हो गया ना कि भाई उसे तो आपको समझाना भी तो है। कोई बच्चे ने अगर सीरीज खूब सारी लगा रखी है उसके लिए सवाल कुछ भी नहीं है, लेकिन किसी ने इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं कर रखी है तो उसके लिए तो ये भी चैलेंज हो जाता है। तो टीचर तो समझाने के लिए लिखेगा ही लिखेगा, लेकिन असल में आपको फॉलो क्या करना है। अगर अच्छे से बात समझ आ गई तो जो एग्जाम अप्रोच है एटलीस्ट उसे तो फॉलो करें, उससे बेहतर कर सकते हैं, बहुत अच्छी बात है, उतना तो करें कम से कम। सारा खेल क्या है, टाइम का। नॉलेज बहुत बच्चों के पास होता है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन सबसे बड़ा इश्यू ये आता है कि एग्जाम में जब क्वेश्चंस आपके सामने बढ़ते हैं तो सीधे सीधे टाइम का चैलेंज आ जाता है कि कैसे डील किया जाए। चलो भाई अगला सवाल देखना क्या कहा। 20 व्यक्तियों की औसत आयु 1 वर्ष 6 महीने से बढ़ जाती है जब 25 वर्ष आयु वाले व्यक्ति के स्थान पर एक नया व्यक्ति शामिल हो जाता है। नए शामिल होने वाले व्यक्ति की आयु ज्ञात करें। सवाल एवरेज का है, क्वेश्चन जो है आपका वो एवरेज से उठाया गया है। एवरेज चैप्टर जब आपको पढ़ाया था तो बेस वैल्यू कॉन्सेप्ट आपको बताया था। एवरेज चैप्टर देख ही लेना भाई पूरा का पूरा, बैंकिंग के स्टूडेंट भी। रीज़न क्या है उसमें, एवरेज के अंदर डेविएशन का मेथड, विचलन का मेथड हमने डिस्कस किया था, जिसका बैंकिंग डीआई के अंदर अच्छा खासा यूज किया जा सकता है। अगर वो आपको आता है तो इसका मतलब एवरेज से रिलेटेड जो भी सवाल होंगे उनमें आप ऑटोमेटिक लीड क्रिएट कर ले जाएंगे। तो पूरा का पूरा एवरेज चैप्टर है, एकदम जीरो से लेकर हीरो तक आपको तैयार करके उसमें दिया गया है, उसको ध्यान से देखें। ठीक है, सर्च करने पर नहीं मिल रहा है या तो ऐसे करें कि कंप्लीट एवरेज चैप्टर बाय वासु सर, तो वैसे ही आ जाएगा, या एवरेज बाय वासु सर करेंगे तो ढूंढ ले जाएंगे कि कौन सा पार्ट है। चलो बेस वैल्यू की बात है तो आदमी कितने साल का गया भाई, 25 साल का। 25 साल का जो आदमी है वो आपका ग्रुप से बाहर चला जाता है, इसी को हमने बेस वैल्यू माना।
अब मुझे एक सिंपल सी बात बताओ, अगर इसके स्थान पर 25 ही साल का व्यक्ति आ जाता तो एवरेज पर क्या फर्क पड़ता? मेरे ख्याल से इतना कॉमन सेंस हर बच्चे में होगा कि सर 25 साल का बाहर गया है, उसकी जगह 25 ही साल का वापस आया तो एवरेज पर तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पहले वाला ही है। 25 एज एक बार कम हुई, वापस से उतनी की उतनी फुलफिल हो गई। लेकिन फर्क पड़ा है, क्या कहा? 1 साल 6 महीने से एज बढ़ जाती है। इसका मतलब इस आदमी के पास 25 साल नहीं, 25 साल के अलावा भी कुछ एक्स्ट्रा एज थी। उस एक्स्ट्रा एज को इसने पूरे के पूरे ग्रुप के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। क्या यह आदमी अब ग्रुप में शामिल है? तो आप कहेंगे बिल्कुल शामिल है। 20 लोग थे, एक चला गया, 19 बचे, लेकिन ये फिर आ गया, तो इसका मतलब 20 लोग हैं। चलो 25 का आता एवरेज पर कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इसके पास कुछ एक्स्ट्रा एज भी है, और वो एक्स्ट्रा एज 1 साल 6 महीने, जिसे हम लोग 1.5 ईयर कहते हैं। हर एक व्यक्ति को ये 1 साल 6 महीने या 1.5 साल, 1.5 साल देगा। 20 आदमियों को ये कुल मिलाकर के 30 साल एज दे देगा, दे दी। तो इसका मतलब इस आदमी के पास एक्चुअल में एज कितनी थी? एक्चुअल में इस आदमी के पास, नए वाले के पास जो एज थी वो 55 ईयर थी। ये आपका हो गया रिजल्ट। अगर आप इसी सवाल को टोटल वाले मेथड से करेंगे तो आपका टाइम, जाहिर सी बात है, एक्सट्रीम किल होगा। थोड़ा सा प्रयास और करते हैं। क्या ऐसा कोई सवाल आपके सामने आता है उससे आप माइंड में डील कर सकते हैं? देखना जरा। देखो 25 साल का आदमी गया, 25 का ही वापस ले आएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन हर आदमी की एज 1 साल 6 महीने बढ़ गई, जिसमें ये खुद भी शामिल है, मतलब टोटल 20 लोग हैं। हर आदमी की एज इतनी बढ़ी है तो 20 आदमियों की 20 गुणा में 1 साल, 20 साल हो गए। 6 महीने करोगे तो 10 साल हो गए। तो ग्रुप में 30 साल और भी आ गए हैं। 25 का ये खुद आ रहा था, 30 साल और भी आ गए। तो आप सीधे सीधे कह सकते थे कि भाई इसका जो रिजल्ट है वो आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाता, ये आपका करेक्ट हो जाता। और सवाल एग्जाम में कैसे हो गया? माइंड में। तो छोटी छोटी चीज़ें हैं, इनका अगर आप सुधार करेंगे तो खुद में ही आप एक ड्रास्टिक परिवर्तन पाएंगे। देखना भाई, अगला सवाल देखो क्या कहा। 2 साल के बाद 8% प्रति वर्ष चक्रवर्ती ब्याज पर राशि 72,900 रुपये हो जाती है, तो मूलधन क्या है? देखो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है? 8%। टाइम हमारे पास कितना है? 2 ईयर्स का। पैसा मतलब अमाउंट आपका कितना हो गया? 72,900। हमें क्या फाइंड करना है? हमें प्रिंसिपल फाइंड करना है। 8% को कैसे डील करते हैं भाई? 8% को डील करते हैं 8/100 तो 2/25, 4 से कैंसिल आउट हो गया। 2 साल का सिनेरियो होता है तो एक बार आपको 2/25 फिर 2/25 करना होता है। तो प्रिंसिपल क्या मानोगे? 25 गुणा में 25, 625 हो गया। पहले साल कितना इंटरेस्ट मिला? 2/25, ये 25 इंटू 25 है। 25 से 25 कट गया, 25 गुणा 2 50। पहले साल ब्याज मिला 50। दूसरे साल की अगर हम लोग बात करें तो ब्याज 50 तो मिलना ही है। इसका भी 2/25 करोगे, 25 2 50 तो कितने रुपए? 4 रुपए। अमाउंट कितना हो गया भाई? अमाउंट हो गया देखो 625, 100 जोड़ा 725 और 4 जोड़ दिया 729। एक्चुअल में अमाउंट कितना हुआ है? एक्चुअल में अमाउंट हुआ है, इसके लगा दिए 2 जीरो, तो इसका मतलब इसके भी क्या लगा दोगे? 2 जीरो। ये आपका आ जाएगा रिजल्ट। एग्जाम में क्या सुधार करना है उसको थोड़ा सा सुनो। ये मामला ठीक है कि ऐसे किए जाते हैं सवाल, सिखाए भी हैं आपको। 8% का मतलब भी आपको पता है, ये भी सिखा रखा है। कोई नया फ्रैक्शन आता है या नई परसेंट वैल्यू आती है वो भी आपको सिखा रखा है। शुरुआत कहाँ से करते? प्रिंसिपल आपको मानना था 625, मान लिया। ब्याज कितना भी इसका? 2/25, 50 आएगा, 50 आएगा, 2/25 करोगे 4 आएगा। 50 50 100 और आपके पास कितना आ गया? 4, 104 इसमें ऐड कर दिया तो ये 729। तो इसका मतलब हमारा प्रिंसिपल तो है 625, अमाउंट ये है। तो इसका मतलब इसके भी 2 जीरो लगा रखे हैं तो इधर भी 2 जीरो लगा दोगे तो ये आपका हो जाएगा रिजल्ट। ऐसे क्वेश्चंस को एग्जाम में डील करने का जो सबसे सटीक तरीका है वो आपका यही होता है। आई होप आपको अच्छे से बात समझ आ गई होगी। और कुछ सेशन पढ़ा रखे, सर्च कर लिया करो, जैसे CI बाई वासु सर। कोई पार्ट आपको लगता है कि भाई इसी टीचर से पढ़ना है, सिंपल तरीका। क्योंकि जहाँ कहीं भी आप कोई भी सेशन देखोगे मेरा, तो उसमें आपको हमेशा ही हर चीज़ की डेप्थ मिलेगी।
ऐसा होता तो क्या होता, ऐसा होता तो क्या होता, ऐसा ही क्यों करते हैं, ऐसा क्यों नहीं करते। हर टाइप की आपकी जो क्यूरीज हैं वो दूर हो जाएंगी। प्लस में हर सेशन में हर क्वेश्चन के साथ आपको एग्जाम अप्रोच मिलती है। मेरा उद्देश्य ये नहीं है कि जस्ट मैं ऐसे क्वेश्चंस को कैसे भी करके सोल्व करवाऊं, ये तो बहुत छोटी बात होगी ना भाई। नॉलेज जो है आपकी एग्जाम के लिए वो तो लिमिटेड है। कोई बच्चा ठीक ठीक तैयारी करेगा 3 4 5 महीने में नॉलेज गेन कर लेगा, लेकिन एग्जाम में बैठेगा, एग्जाम के वो सवाल तो कर सकता है, सारे ही कर लेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अगर जहाँ पेपर 1 घंटे का उसे टाइम चाहिए 2 घंटे, जहाँ पेपर 2 घंटे का उसे टाइम चाहिए 3 घंटे 4 घंटे। एग्जाम की डिमांड नॉलेज तो है ही है, प्लस टाइम भी डिमांड है कि कौन कितने कम टाइम में क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकता है। जैसे इसी सवाल को पीछे सोल्व किया, अगर आप वैसे करेंगे तो मेरे ख्याल से ये सवाल आपके 30 से 40 सेकंड किल कर देगा। ऐसे आप सोल्व करके देखोगे, विद इन 10 सेकंड आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो प्रैक्टिस करोगे, कुछ अपना भी कॉमन सेंस लगाओगे, टीचर की बात भी सुनोगे, तभी जा करके टाइम को मिनिमाइज कर सकते हैं। बस आज के टाइम में किसी को गवर्नमेंट जॉब चाहिए, 3 4 5 महीने का लिमिटेड सा नॉलेज है, गेन करो और अपनी स्पीड के ऊपर फोकस करो। स्पीड फास्ट होने का मतलब फास्ट लिखना नहीं होता है, फास्ट सोचना होता है। इस बात को भी हमेशा ध्यान में रखें। चलिए भाई अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, देखना जरा इसने क्या कहा। देखो, यदि दूसरे वर्ष में एक निश्चित राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज 250 रुपए है, तीसरे वर्ष के लिए उसी राशि पर 12% ब्याज दर से चक्रवृद्धि ब्याज रुपए में क्या होगा। सवाल इतना आसान है, 25 का 250 का 12% अगर हम लोग निकालें, 100 का 12% 12 रुपये, 200 का 24, 50 का 6, तो इसका मतलब 30 रुपये आ जाएगा, 280 आपका रिजल्ट हो जाएगा। तो यहाँ से ये सवाल तो ऐसा है कि इसे आप माइंड में तुरंत ही डील कर सकते हैं कि 280 आपका आंसर होगा। लेकिन थोड़ा सा बात को समझना, कुछ बच्चों ने जैसे पढ़ रखा होगा मेरे से, तो उनको तो आइडिया होगा, कहीं और भी पढ़ रखा होगा, सेल्फ स्टडी भी की होगी, तो एक रफ आइडिया होगा। बुक्स में ये बात सीधे दी जाती है। एक बार के लिए इसको अंडरस्टैंड कर लेते हैं। कैसे भाई, हम लोग मान लेते हैं कि हमारे पास जो प्रिंसिपल है वो कितना है, 1000 रुपीज़। ठीक है भाई, टाइम हमने ले लिया 3 ईयर, रेट ऑफ इंटरेस्ट हम लोग ले लेते हैं 10%। सबसे बेस्ट एग्जाम्पल यही है। 1000 रुपये प्रिंसिपल है, 3 साल है, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर एंड थर्ड ईयर। इनके ऊपर आपको फाइंड करना है इंटरेस्ट। इसी के साथ बात को रिलेट करेंगे जिससे ये बात कैसे माइंड में सोल्व हुई वो आ जाए। 1000 का 10% 100 रुपये लिखते हो, यहाँ भी 100 रुपये मिलेगा, लेकिन अब इस पर भी तो ब्याज मिलेगा, तो ये 10 रुपये फिर हो गया। अगेन इस पर ब्याज कितना मिलेगा, 100, और इस पूरे पर भी मिलेगा, तो यहाँ से 10 रुपये, यहाँ से 10 रुपये, और यहाँ से आपके पास 1 रुपये। अगर मैं सब कुछ हटा के सोचूं तो मुझे फर्स्ट ईयर में ब्याज मिला है 100 रुपये, सेकेंड ईयर में मुझे ब्याज मिला है 110 रुपये, और थर्ड ईयर में मुझे ब्याज मिला है 121 रुपये। मेरी रेट ऑफ इंटरेस्ट जो चल रही है वो कितनी है, 10% चल रही है, लिखा जा सकता है। अब यहाँ से थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना। अगर कोई मुझे कहे कि पहले साल ब्याज जो है इसको हटा दो, इसका यूज नहीं होता, बस इसका अंडरस्टैंडिंग में है। ट्री को बहुत कम जगह काम में लेते हैं हम लोग। देखना, अगर कोई मुझसे कहे कि जो बात इस सवाल में पूछी है जरा रिलेट करवाना, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है, कोई कहे कि पहले साल का ब्याज अगर 100 रुपये है तो दूसरे का क्या होगा, तो आप तुरंत कहेंगे कि इसका 10% इसमें ऐड कर दो। 100 का 10% 10 होता है, ऐड कर दिया, 110 रुपये हो गया। कोई मुझसे कहे कि सेकंड ईयर का ब्याज जो है वो 110 रुपये है, तो बताओ थर्ड ईयर का ब्याज क्या होगा। तो सिंपल है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% चल रही है, 110 का 10% 11 होता है, ऐड कर दिया, रिजल्ट आ गया। भविष्य में ऐसे भी हो सकता है कि 7th ईयर का जो इंटरेस्ट है आपका वो मान लो कह दे कि 500 रुपये है, ठीक है, और 8th ईयर का इंटरेस्ट क्या होगा। अगर रेट परसेंट आपकी 6% चल रही है तो आप सीधे सीधे कहोगे भाई कोई तनाव नहीं लेना है, 7वें साल का है ना, इसके अंदर 6% ऐड कर दो, तो 30 रुपये आप ऐड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 530 आ जाएगा। इसी का वाइसे वर्सा भी पूछा जा सकता है, इसको हटा दो, इसको भी हटा दो, आपको ये कह देता कि भाई 7वें साल में तो ब्याज 500 रुपये है, 8वें साल के अंदर ब्याज 530 है,
जरा बताना रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है। तो आप सीधे सीधे कहोगे कि भाई 1 साल के अंदर जो ब्याज मिला है आपका, 1 साल में ब्याज मिला है 30 रुपए, किस पर मिला है 500 पर, परसेंटेज में कन्वर्ट कर दो, ये इससे कटा, रिजल्ट कितना आ जाएगा 6%। तो मेरे ख्याल से हर डायरेक्शन आपकी क्लियर हो गई होगी। सेशंस को ध्यान से देखा करें, आपको बिल्कुल फायदा होगा। सिर्फ एक क्वेश्चन की बात नहीं होती, अगर किसी सवाल में ये दम है कि उसकी एन डायमेंशंस हो सकती हैं तो बिल्कुल आपको एन डायमेंशन में काम करवाया जाता है। चलो अब मुद्दे की बात करते हैं। अपना सवाल कैसे माइंड में हो गया? फिर अपना होना ही था भाई, कोई नई बात तो थी नहीं इसके अंदर। इसने क्या कहा देखो, इसने कहा कि सेकंड ईयर के अंदर 250 रुपए का सीआई मिला, तीसरे साल में उसी के ऊपर रेट ऑफ इंटरेस्ट आपकी चल रही है 12%, तो कितना ब्याज मिलेगा? तो क्या करोगे, इसमें 12% निकालो, ऐड करो, 25 गुणा में 12 करोगे तो 300 आ जाएगा, और 2 जीरो ये कैंसिल आउट, 30 रुपए ब्याज मिला, तो ये कितना हो जाएगा 280। यही काम मैंने क्या किया, माइंड में कैलकुलेट कर लिया। कैलकुलेट कैसे करें, ब्रेक करके कर दो भाई। 250 का 12%, 100 का 12 होता है, अगले 100 का 12% 12 होगा, 50 का 12% 6 होगा, 12 12 24 और 6 आपका 30, तो 250 में 30 ऐड किया, 280 आपका रिजल्ट आ गया। कोई भी अनवांटेड काम नहीं करना था, डीप में आपने कॉन्सेप्ट समझ रखा है, हर एक डायमेंशन आपकी क्लियर है कि यहां से ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं। बस नेचर हो सकता है कि इसी को कैलकुलेटिव करना होता तो आपको कह देता कि 221 रुपए है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 12.4% है, तो क्या होगा, अप्रोक्सीमेशन का सारा ले लेते, या फिर कोई तनाव ही नहीं था। जैसे देख लो, फिर कह देता कि 7th ईयर में ब्याज आपका 231 है, फिर आपको कह देता कि 8th ईयर में क्या होगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट 12% है। क्या फर्क पड़ता है, इसका 12% निकालोगे, 100 का भाग दोगे, 12 एकम 12, 12 3 36 और 1 37, 100 का भाग दोगे, पॉइंट लगेगा, 12 दूनी 24 और 3 आपका कितना आ गया 27, ये इसमें कर दिया ऐड, तो यहाँ से 258.72। संभव है ऐसा? अगर आपसे ये कहता है कि भाई रेट ऑफ इंटरेस्ट 12.1% है, 12.1% है, तो भी तनाव नहीं लेना है, किया जा सकता है। देखना कैसे, 12% तो सीधे निकाल दिया, 0.1% आपको निकालना है, 12.1% रेट है। एक बात बताओ, 231 का 10% 23.1 होगा 231 का 1% 2.31 होगा, 0.1% 0.231। अगर एग्जैक्ट भी दे दे तो क्या समस्या है भाई, 0.231 और ऐड कर दोगे तो 5 9, ये लो, कितना भी डेटा उलझा करके भी देना कि ऑप्शन 258.951 हो, 952 हो, 950 हो, 956 हो, बिल्कुल किया जा सकता है। तो ये छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं, इनके अंदर चीज़ों को ब्रेक करें, ठीक है। इधर उधर की चटपटी बातें हम लोग करते भी नहीं है स्टडी IQ के ऊपर। हमारा काम ये होता है कि टू दी पॉइंट बात करनी है, टू दी पॉइंट कंटेंट डिलीवर करना है। अब ये आपके ऊपर आप कितना गेन करते हैं। जितनी भी पास्ट ईयर में हमने सीरीज वगैरह चलाई हैं उनके आउटपुट आप देखते भी होंगे, जो बच्चे जुड़े होंगे उनको आइडिया भी होगा, कमेंट सेक्शन में भी सारी चीज़ें आपको मिल जाती हैं। टेलीग्राम चैनल आपको बता रखा है वासु स्टडी IQ, जहाँ पर PDF भी मिलती है, डाउट ग्रुप भी बता रखा है, तो इन चीज़ों को फॉलो किया करें। चलिए भाई, अगले क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें तो देखना क्या कहा। देखो इसने क्या कहा कि एक व्यक्ति की वार्षिक आय 2 लाख रुपए से बढ़ी है, मतलब पहले जितने भी कमा रहा था, जितनी भी उसकी इनकम थी उसमें 2 लाख का इंक्रीज हो गया। फिर उसने कहा कि यदि उस आय पर टैक्स, उस इनकम के ऊपर टैक्स जिसका उसे भुगतान करना है वो 20% से 16% हो गया। इनकम बढ़ गई, टैक्स पहले 20% लेते थे, अब 16% लेते हैं। अगर 20% इनकम टैक्स रहता तो जाहिर सी बात है पैसा और भी ज़्यादा टैक्स में जाता। अब वह पहले की तरह ही कर का भुगतान करता है। इसका मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट गिरी, उधर से पैसा बढ़ा तो भी वही टैक्स पे कर रहा है जितना पहले कर रहा था। उसकी बढ़ी हुई आय क्या है, उसकी बढ़ी हुई मतलब इंक्रीज होने के बाद उसकी इनकम क्या है। सिंपल है, कुछ भी नहीं करना। देखो मान लेते हैं उस आदमी की इनकम थी X रुपए, टैक्स कितना देता था भाई, X का 20% देता था, ये टैक्स हो गया, ये टैक्स लिखा। अब इनकम कितनी हो गई, X प्लस 2 लाख हो गई, इसके ऊपर टैक्स कितना है 16%। और दोनों ही केसेस में क्या कह रहा है, दोनों ही केसेस में ये कह रहा है कि टैक्स सेम जा रहा है, सेम कर दिया। सोल्व करना है, देखना
परसेंटेज तो वैसे ही खत्म हो जाना था, 4 से काटोगे 4 बार, 4 से काटोगे 5 बार, ये 4x ये 5x इधर आ जाएगा, x बचेगा, 4 गुणा में 2 आपके पास कितना निकल के आ गया, 8 आ गया। एरर हो सकती है यहाँ पर। आपने ऑप्शन देखा कि हाँ भाई ऑप्शन ए के अंदर उसने ये वाली बात कह रखी है, टिक मार दिया, आगे निकल गए, एरर हो गई। क्या समस्या हुई, उसने कहा बढ़ी हुई इनकम कितनी है, बढ़े हुई तो ये इनकम है, x की वैल्यू लिखोगे तो अब जो इनकम है वो कितनी है उसकी 10, ये आपका आंसर होगा। तो ये छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं, यहाँ पर आपको ये भी बताया जाता है कि भाई इस पर्टिकुलर पार्ट में स्टूडेंट ये रीडिंग में एरर कर सकता है या ऑप्शंस को मार्क करने में वो इस टाइप की एरर कर सकता है, तो आप इन चीज़ों का भी ध्यान रखें। चलिए भाई अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो क्या कहा, देखना जरा क्या कहा। एक बर्तन में दूध और पानी, दूध व पानी के अनुपात, मिल्क और वाटर का रेशियो 4:1 था। इसमें से 10 लीटर मिक्सचर निकाल लिया, उसके प्लेस के ऊपर उसने क्या किया, 20 लीटर पानी मिला दिया। 10 लीटर मिक्सचर को निकाला जाता है, 20 लीटर उसमें वाटर भर दिया जाता है। अब मिक्सचर में मिल्क और वाटर का रेशियो 2:3 हो गया। अब आपसे पूछा है इनिशियल लेवल पर दूध कितना था। एक मेथड पढ़ा रखा है मैंने आपको मिक्सचर के अंदर, यूनिक मेथड है, अब तक तो कहीं भी देखोगे किसी बुक या चैनल या कहीं भी नहीं मिलता है। FOF मेथड, ये आपको पढ़ा, ये बड़ा ही जबरदस्त मेथड है। फोकस ऑन फिक्स, और इसमें भी किसका ध्यान रखना है, क्वांटिटी का, क्वांटिटी फिक्स होनी चाहिए। जैसे पहले केस में बर्तन है, इसमें दूध और पानी है, रेशियो कितना है 4:1, लेकिन 10 लीटर मिक्सर बाहर निकाल लिया तो दूध की भी कुछ क्वांटिटी बाहर गई, पानी की भी बाहर गई, बर्तन थोड़ा खाली हो गया। अब अगर हम लोग बात करें तो सेकंड केस में बर्तन की बात करेंगे तो यहाँ पर मिक्सर जो है इसमें मिल्क और वाटर किस में है, 4:1 में। इनिशियल लेवल पर x लीटर का बर्तन था, 10 लीटर उसमें से आपने क्या कर दिया, पानी मिक्सर बाहर निकाल दिया। मिल्क और वाटर का रेशियो शुरुआत में भी कितना था, 4:1। 10 लीटर आप बाहर निकालते हैं तो भी रेशियो क्या मेंटेन रहेगा, 4:1, क्योंकि जो बाहर निकला है उसमें भी 4:1 है। चीज़ें तो घुली हुई ना एक दूसरे के अंदर। एक चम्मच उठाएंगे मिक्सर की तो भी उसमें 4:1 ही मेंटेन होगा। अब बर्तन हो गया x माइनस 10 लीटर का। यहाँ पहले से दूसरे पर FOF अप्लाई नहीं होता। रीज़न क्या है, यहाँ से यहाँ देखोगे तो वाटर और मिल्क दोनों की क्वांटिटी चेंज हो चुकी है, दोनों में कमी आ गई। FOF मेथड कहता है कि 2 बर्तन है, उनमें कोई एक क्वांटिटी फिक्स होनी चाहिए। अब अगले स्थान पर आओ, इसने क्या कहा है, इसमें 20 लीटर पानी भर दिया, तो थर्ड केस में क्या होगा, x माइनस 10 तो ये है ही, इसमें क्या कर दिया इसने, x माइनस 10 के अंदर 20 लीटर पानी भर दिया। रेशियो कितना है अभी, 2:3। अब बाहर से उसने क्या डाला है, पानी डाला है, तो इन दोनों बर्तनों के अंदर फिक्स कौन सी क्वांटिटी है, तो आप कहेंगे कि सर इनमें तो मिल्क फिक्स है। यहाँ वाटर मिल्क है, बाहर से वाटर डाल रहे हो तो मिल्क की क्वांटिटी तो फिक्स रहेगी। चलो ये आपको पता चल गया, तो यहाँ पर आपको FOF अप्लाई करना है। सब कुछ हटा दूं, चलो हटाना रहने देते हैं। यहीं से देखो एग्जाम में क्या करते हैं, x लीटर का बर्तन था, 10 लीटर बाहर चला गया, दोनों चीज़ें चेंज हो गई। बाहर से पानी डालोगे तो इसका मतलब मिल्क फिक्स है। मिल्क कितना है, 4, टोटल कितना, 4 और 1 5, 4/5 पार्ट। 30 लीटर आ गया, 20 लीटर आ गया, ऐड करोगे तो अब क्वांटिटी टोटल x + 10 है। अब इसमें मिल्क कितना है, 2, टोटल कितना है 5। सोल्व कर लेते हैं, सोल्व करोगे 5 से 5 कैंसिल आउट, 2 से काटोगे 2 बार, ये 2x है, ये x है, x इधर आ जाएगा, x बचेगा, ये आपका 20 है, 10 उधर चला जाएगा, 30। x की वैल्यू जो है इनिशियल लेवल के ऊपर टोटल मिक्सर आपका कितने लीटर का था, तो आप कहेंगे 30 लीटर का। इनिशियल लेवल पर क्या बताना था, मिल्क, मिल्क है कितना भी, 4, टोटल कितना 5 में से। सोल्व कर दो, 6 बार कटा तो 24 लीटर क्वांटिटी आ गई। तो ये जो FOF मेथड है एक बार आपने समझ लिया, मिक्सचर बहुत बेहतरीन ढंग से आपको पढ़ाया गया है, हर एग्जाम के लेवल के हिसाब से ही चले हैं, उसमें 0 to हीरो मान लोगे उसको, हर टाइप के सवाल है एग्जाम में। एक तो ये पता हो आपको कि इस पर ये अप्लाई होगा, एक लाइन के अंदर इसके सॉल्यूशन निकलते हैं।
जैसे सोल्व करोगे 30 दिखा, 30 का 4/5 कोई भी कर सकता है, 24 होगा। नीचे वाली लाइन लिखना भी अनवांटेड काम था। सारा खेल वही है, चीज़ें सीखो, बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ सीखो और उसके बाद टाइम बचाने के ऊपर कंप्लीट फोकस अपना रखना स्टार्ट कर दो। चलो भी इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करें तो देखना, देखो इसने क्या कहा कि एक ट्रेडर है, एक व्यापारी 30 रुपए प्रति किलो की दर से ज्वार खरीदता है और उस अनाज का 20% क्या हो गया, खराब हो गया। वह शेष अनाज को इस तरह से बेचने की योजना बनाता है ताकि 40% समग्र लाभ कमा सके। उसे किस कीमत पर रुपए प्रति किलो पर अनाज को बेचना चाहिए? बड़ा ही सिंपल है, 30 रुपए का खरीदा उसने सामान, जेब से 30 रुपए लग गए, कॉस्ट प्राइस हो गई। लाभ कितने का कमाना चाह रहा है भाई? 40% का। तो 30 रुपए पर 40% कमाना चाह रहा है, 30 का 40% 12 रुपए हो गया, माइंड में निकल रहा है। बेचेगा कितने में आर्टिकल को? तो बेचेगा भाई आपका, बेचेगा यहाँ पर 40 की 30 की चीज 40 का लाभ लेकर 42 रुपए में बेचेगा। चलो 42 रुपए तो उसे गेन करने ही है। अब हम लोग ये मान लेते हैं कि इनिशियल लेवल पर वो 1 किलो सामान खरीद के लाया था। अब 1 किलो की रेट उसने कितनी दी? 30 रुपए। अब उसी सामान को, जितना भी उसके पास है, उसी सामान को 42 में बेच दे तो कंडीशन जस्टिफाई हो जाएगी। उसमें से 20% खराब हो गया तो उसके पास कितना बचा? 800 ग्राम। टारगेट क्या है? उसी सामान को 42 रुपए में बेचना है। तो एक बात बताओ, अगर वो 800 ग्राम मतलब 0.8 kg 42 रुपए में बेचे तो 1 kg की कीमत कितनी होगी? 0.8 का डिवीजन कर दोगे, ये हटेगा, एक जीरो लग गया, 16 किया, 8 5 40, ठीक है, 8 2 16, 4 बचा, 8 5 40। तो ये आपका यहां से निकल के आ गया आंसर। कोई अनवांटेड काम करना ही नहीं है कि ये मान लेंगे 10 किलो मान लेंगे, 20 किलो मान लेंगे, 100 किलो अरे नकली काम है वो। कॉमन सेंस लगाओ, सिंपल है, 1 ही किलो खरीदवा दो भाई, क्या समस्या है? 1 किलो सामान 30 में लाया, 12 का लाभ 42 में बेचेगा, लिख दिया। सामान कितना बचा हाथ में? रुपए तो 42 चाहिए, आपकी डिमांड तो है कि भाई 30 रुपए मैंने खर्चा कर दिया है, अब 42 में बेचूंगा इसी सामान को। सामान कितना बचा हाथ में? 800 ग्राम, 0.8 kg। तो इसका मतलब 42 रुपए में 0.8 kg बेचेगा। तनाव ही नहीं लेना, डिवीजन दोगे तो पर केजी की रेट ऑटोमेटिक आपके सामने निकल के आ जाएगी। तो ये अप्रोच है, ये आपका कॉमन सेंस है, आपको भी पता है ये चीजें इतनी आसान है। तो अलग से अनवांटेड कुछ आपको अज्यूम करने की नीड नहीं है, अपने तरीकों में सुधार करें, इतने में ही काम धूमधाम से चल जाएगा। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। देखो इसने क्या कहा, ए बी और सी ने किसी बिजनेस में 4:5:7 के रेशियो में इन्वेस्टमेंट किया, निवेश कर दिया। ए बी सी ने रेशियो दे रखा है। सी स्लीपिंग पार्टनर है। स्लीपिंग पार्टनर का सिंपल सा मतलब होता है कि मान लो तीनों ने मिलकर के कोई शोरूम खोला, ए और बी बोले कि भाई हम सुबह से शाम तक इसमें आएंगे। सी बोला भाई टाइम नहीं है, पैसा लगा सकते हैं, पैसा ले लो। तो इन्होंने कहा भाई तुम स्लीपिंग पार्टनर के अंदर हो, तो इसका मतलब अगर हमें 10,000 रुपये का लाभ होगा तो तुम्हें 5 का ही मिलेगा, सेम अगर पैसा खर्च किया है। या फिर जिस रेशियो में हमारा बनेगा पैसा कि मैंने इतना पैसा लगाया तो मुझे 10,000 मिलते, इसको 20 मिलते, तुम्हें 30 मिलते। 30 कब मिलते? जब तुम डेली आते। लेकिन तुम स्लीपिंग पार्टनर हो तो तुम्हें जो मिलना चाहिए उसका आधा ही मिलेगा। चलो ये स्लीपिंग पार्टनर की बात हो गई, इसने कंडीशन दे ही रखा है। अगर वह वर्किंग पार्टनर होता, अगर डेली आता तो जितना पैसा मिलता उसके कंपैरिजन में उसे इतना ही मिलेगा, हाफ। यदि उन्हें 36,000 रुपये का लाभ होता है जिसमें से 25% बिजनेस में पुनः इन्वेस्ट कर देते हैं, ठीक है, 36,000 का 25% 1/4, इसका मतलब 9,000 रुपये का इन्होंने बिजनेस में अगेन इन्वेस्टमेंट कर दिया। तो इसका मतलब आप इन लोगों के पास डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए सिर्फ और सिर्फ 27,000 रुपये बचे हैं। आपको बताना है कि बी का हिस्सा इसमें कितना है, ठीक है भाई। तो यहां से देखो पैसा किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होता, पैसा डिस्ट्रीब्यूट होता, बात करते हैं ए बी और सी की। ए को मिलते 4 रुपए, बी को मिलते 5 रुपए, सी को मिलते 7 रुपए ना, सी को 7 नहीं मिलते, सी को 3.5 रुपए ही मिलते। क्यों? स्लीपिंग पार्टनर है, 7 मिलने चाहिए थे क्योंकि उस रेशियो में उसने पैसा डाला है बिजनेस में, लेकिन हाफ ही मिलेगा। रीजन एक्टिव नहीं है, वर्किंग नहीं है, स्लीपिंग है। चलो
तो असल में देखा जाए तो इनका प्रॉफिट इस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होता। बी का हिस्सा कितना है, बी का हिस्सा है 5 रुपए, किस में से भी 5 4 9 3 12 12.5 में से। सोल्व कर दे, इसको खत्म कर दोगे, ऊपर एक जीरो लगा दोगे। चलो इसको अब आगे सोल्व करना है। 5 से कैंसिल आउट किया आपने 25 बार, कैंसिल आउट हो गया। अब आगे अगर डिवीजन करोगे, 270 में 5 का डिवीजन किया, 100 में 5 का डिवीजन 4 बार, 200 में 27 में जा ही रहा है, सीधे सीधे दिमाग ही नहीं लगाना, 2 बचा, 200 में 8 बार, और आगे लग गए यहाँ पर 0। तो ये आपका बन गया रिजल्ट। क्या गड़बड़ की भाई हमने, एक मिनट देखो, बी को कितने रुपए मिलेंगे, बी को कितने रुपए मिलेंगे, तो देखना 18,000, 5 इसको 4 3 7, इन लोगों को तो मिलकर ज़्यादा हो गए ना। 5 से काटोगे, एक मिनट थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं, कुछ ना कुछ गड़बड़ किया। 5 4 9 3 12.5 कर दिया, 27,000 में से ही करना था। 5 से इसको काट दिया आपने, 25 बार आ गया। चलो ठीक है, डिवीज़न करोगे यहाँ पर 25 का आप डिवीज़न करोगे, एक बार चला गया, आपके पास बचा है 2, 20 में नहीं जा रहा है, ये गड़बड़ कर दी भाई कैलकुलेशन में। कितना पैसा मिलेगा, 10,800 रुपये। ऊपर वाली लाइन नहीं लिखनी थी क्योंकि वो एकदम आसान है, स्क्रीन पर दिख रही है। 36,000 का 1/4 9,000 सबको पता है, 36 में से 9,000 चला गया, 27 बचा, उसका डिस्ट्रीब्यूशन करना था और आपका रिजल्ट आ जाता। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो इसने क्या कहा, इसने कहा कोई दुकानदार अपनी वस्तुओं की कीमत 125% बढ़ा देता है, 25% फिर छूट देता है। यदि क्रय मूल्य 640 रुपये तो विक्रय मूल्य क्या होगा। सिंपल सा है भाई, 640 रुपये कॉस्ट प्राइस है, मार्क प्राइस क्या करेगा, 125% बढ़ा देगा। कितने परसेंट कर देगा, 100%, ये खुद है, इसका 225% लिख देगा, लिख दिया। फिर क्या करेगा, 25% की छूट, इसका 75% पर बेचेगा, 3/4 होता है, इसको हटा करके अपोन में ले आओ भाई यहाँ पर 100। इसे हमें सोल्व करना है। 25 से काटोगे इसको 9 बार, 25 से इसको काटोगे 4 बार, 16 4 आपका 64, 40 आ गया। 9 3 27, 27 गुणा 4, 27 गुणा 2 54, गुणा में 2 108। तो रिजल्ट कितना आ गया भाई, 1080 रुपये। सिंपल है, एक लाइन से लाइन के अंदर चेन जुड़ती जाती है, ठीक ठीक दिमाग लगाते हो तो इजी वे के अंदर काम चल जाता है। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्या कहा कि एक दिवसीय मैच में, मतलब वनडे के मैच है, टीम ए ने 50 ओवर की एक पारी में 5.3 रन प्रति ओवर की दर से रन बनाए। टीम बी खेल रही है और 5 ओवर बचे हुए हैं। टीम ए के स्कोर की बराबरी करने के लिए आवश्यक रन रेट 7.2 रन प्रति ओवर है। टीम बी का स्कोर क्या है। लैंग्वेज जरूर लंबी चौड़ी दे रखी है, सीधे सीधे अगर हम लोग कॉमन सेंस लगाएं तो देखना, 50 ओवर में 5.3 की रन रेट से मामला चला, इसको इससे कर दिया, 5 3 15, 25 और एक आपका 26, 265 रन का स्कोर किया। किसने, टीम ए ने। अब क्या कह रहा है भाई, अब कह रहा है बी खेल रही है, 5 ओवर बचे हुए हैं, टीम ए के स्कोर को बराबर करने के लिए 265 खुद का स्कोर करने के लिए रन रेट कितनी चाहिए, 7.2। तो इसका मतलब एक बात बताओ, हर ओवर में मान लो 7.2 का एवरेज मेंटेन कर दे तो 5 ओवर में इनको कितने रन बनाने हैं, 36 रन। तो अब स्कोर पूछ रहा है, 36 बना लेंगे तो 265 हो जाएगा, बनाए नहीं है तो लेस कर दोगे 29। तो इनका स्कोर क्या है, 229। ये रिजल्ट आ गया। कोई कंफ्यूजिंग वाला पार्ट है नहीं, असल में देखो ये भी माइंड में हो रहा है। ए टीम का आपको पता ही है, 72 को 5 से गुणा करते हैं तो 72 गुणा 5 कर दोगे तो 36 आ जाएगा। 10 से गुणा करके 2 से डिवीजन किया जा सकता है। चलिए भाई ये आज का आपका हो चुका है मॉक टेस्ट आरबीआई ग्रेड बी का सेट नंबर 3। इसके अलावा इन सब की जो पीडीएफ हैं उसके लिए मैं आपको बार बार कहता हूं कि वासु स्टडी IQ नाम से टेलीग्राम का चैनल है, उससे आप ज्वाइन करें। वहाँ पर क्लासेस के पीडीएफ मिलते हैं, पुराने क्लासेस किसी बच्चे को नहीं मिल रहे वो भी सारे वहाँ हैं। उसी के अंदर आप जाएंगे तो फाइल सेक्शन है, फाइल सेक्शन में प्रीवियस की पीडीएफ है।
कि जो बच्चा जिस टाइप की एग्जाम की तैयारी करना चाहता है वो डाउट ग्रुप, जो वासु स्टडी IQ आगे डाउट ग्रुप आप लिख दोगे, डाउट ग्रुप आता है। कोई नया स्टूडेंट है वो चाहता है कि सर ये चैप्टर मैं कहाँ से पढूं, ये कहाँ से पढूं, तो उसको भी कंप्लीट गाइडेंस दिया जाता है। ठीक है, तो जैसे भी आप पढ़ाई कर रहे हो, थोड़ा सा मेरा ये कहना है आपको कि डीप में जाकर के चीज़ों को अंडरस्टैंड करें। और एक बात हमेशा ध्यान रखें कि माइंड में आपको कैलकुलेशन अपनी बढ़ानी है, सोचने की स्पीड थोड़ी फास्ट करनी है, वो ऑटोमेटिक ही होती है। अगर आपके कॉन्सेप्ट अच्छे हैं आप स्पीड से सोच भी ले जाएंगे, स्पीड से सोचेंगे और फिर कुछ पार्ट माइंड में कैलकुलेशन का करेंगे तो जाहिर सी बात है आपका टाइम है वो रिड्यूस हो जाएगा, स्कोर आपका इंक्रीज हो जाएगा। पूरा प्रयास ये रहता है कि जो भी एग्जाम है जिसके लिए सीरीज चलाई जाती है उसी के रिलेवेंट आपको कंटेंट भी दिया जाता है। ऐसा नहीं है कि कोई एग्जाम हो उसमें इजी क्वेश्चन आते हैं तो मॉडरेट तो करवाते हैं, किसी एग्जाम में मॉडरेट क्वेश्चन आते हैं तो बिल्कुल भाई डिफिकल्ट क्वेश्चन भी करवाते हैं। कुछ एग्जाम्स में डिफिकल्ट क्वेश्चन, मॉडरेट, इजी सब आते हैं, तो ये इजी, मॉडरेट, डिफिकल्ट, उनसे भी डिफिकल्ट, इस टाइप का पैटर्न अपना रहता है। तो मुझे उम्मीद है आपको ये सीरीज ठीक लग रही होगी। अगर आपका कोई भी सजेशन है तो कमेंट कर सकते हैं। सेशन आपको कैसे लगते हैं एटलीस्ट कमेंट जरूर करें, और हो सके तो इनको अपने दोस्तों के साथ जो आपकी इसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ शेयर भी करें। आपका दिन रात सब मंगलमय हो। चलिए फिर मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।